अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा टॉपिक है, जो काबिल ज़िक्र बात है, वो आपके पीछे मेंशन्ड है। आज हमने डिस्कस करना है माइटोसिस को। तो बड़ा ही एक अहम कॉन्सेप्ट सेल बायोलॉजी का, और बहुत सी बातें इसमें ऐसी हैं जो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लेक्चर्स कोशिश करता हूँ कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा डिटेल में बताऊँ एज़ कम्पेयर टू जनरल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट्स अमूमन आप लोगों को आते भी हैं और अमूमन जो टीचर्स हज़रात हैं वो समझा भी देते हैं। तो मेरी वीडियो अमूमन टारगेट मैं करता हूँ ज़्यादातर उन लोगों पे या उन चीज़ों पे जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएँ थोड़ा, कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इसी बात को मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा आज के टॉपिक में वंस अगेन। और माइटोसिस क्या है? देखें, माइटोसिस जो वर्ड है वो माइटोस से लिया गया, और माइटोस लफ्ज़ का मतलब होता है थ्रेड, धागा। बेसिकली वाल्टर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया था। और ये कॉन्सेप्ट इसने क्यों पेश किया, या ये नाम इसने क्यों दिया? बेसिकली इसने डिवाइडिंग सेल्स को देखा, मतलब सेल को तब देखा जब वो डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो उस हालत में वाल्टर फ्लेमिंग को सेल के अंदर कुछ धागे दिखे, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। उसने इस कॉन्सेप्ट का नाम ही माइटोसिस रख दिया। और बेसिकली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज यू नो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये थी हमारे पास बात की डिटेल। देखें जी, हमें पता चल गया कि माइटोसिस लफ्ज़ का मतलब क्या है, सेल की डिवीजन। देखें, ये हमारे पास एक सेल है। डिवीजन का मतलब है कि सेल के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें दो में डिवाइड हों, फिर सेल दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तमाम चीज़ें इंटरफेस में मल्टीप्लाई हो चुकी होती हैं। जब आती है माइटोसिस की बारी, तो उस टाइम दो काम होने होते हैं बस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में क्या होना है? सबसे पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड होना है दो में। ये एक सेल है, ये उसका एक न्यूक्लियस है, और इस तरह ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। देन साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड हो जाएगा। जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो उस टाइम सेल डिवाइड हो जाएगा। तो आज जो हमने बहस करनी है वो कैरियोकाइनेसिस पे करनी है कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है। देखिए, कैरियोकाइनेसिस जिसको आप पढ़ने लगे हैं, इसके 4 स्टेप्स हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हम जिस पर बहस करेंगे ज़्यादा वो प्रोफेज है। आज के कॉन्सेप्ट में जो मेरा ज़्यादातर मोटिव है वो प्रोफेज है। और मेटा एना टीलो का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को भी होता है, ज़्यादातर होता है, लेकिन मैं प्रोफेज पे बहस करूँगा, बाकियों पे भी बहस करूँगा थोड़ा। देखिए, जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताने लगा हूँ प्रोफेज, वो मैंने सारा यहाँ पे लिखा है। जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया वो ज़्यादा प्रोफेज है, ठीक है। डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है प्रोफेज को। देखिए, याद रहे प्रोफेज है क्या। प्रोफेज पहला स्टेप है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का। देखें, सबसे पहले क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये अंदर पड़े हुए हैं क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स की बिखरी हुई हालत, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्रोमोसोम एक्सटेंडेड फॉर्म में क्यों होता है, बिखरी हुई हालत में क्यों होता है? क्योंकि इस हालत में क्रोमोसोम इज बेस्ट फॉर रेप्लिकेशन एंड इट इज बेस्ट फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो। आपको पता है कि आपके सेल में जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं वो क्रोमोसोम के हुक्म से बन रही हैं, और वो हुक्म स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होगा, बंद नहीं पड़ा होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होगा तो इजीली अपना काम करवा सकेगा। यही वजह है कि क्रोमोसोम शुरू में स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं सेल में, ठीक है जी। तो क्रोमोसोम स्टार्टिंग में स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद है। गौर फरमाइएगा, सबसे पहले एक प्रोटीन आएगा कंडेंसिन। कंडेंसिन क्या करेगा? प्रोफेज को स्टार्ट कैसे कराएगा? कंडेंसिन इन बिखरे हुए धागों के पास जाएगा और इन्हें कहेगा जी कंडेंस हो जाओ। तो ये धागे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। देखिएगा, ये धागे इकट्ठे होंगे। अच्छा, इकट्ठे होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक और एंजाइम आएगा कोहेसिन।
कोहेसिन क्या करेगा कि इस पूरे धागों को जो कंडेंस हो रहे हैं इनमें से किसी एक जगह को ज्यादा कंडेंस करेगा, हाईली कंडेंस करेगा। देखें, कंडेंसिन ने तो इन्हें कंडेंस किया, ये कंडेंसिन की वजह से हुए हैं। कोहेसिन ने ये देखें इन धागों को सेंटर से और कंडेंस किया और बंद कर दिया। इस पॉइंट को कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर। तो यहां आपको पता चला कि सेंट्रोमियर फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है जी, तो कंडेंसिन इन्हें कंडेंस कर रहा है इस हालत में, और कोहेसिन ने इन्हें इस किसी भी एक जगह से इसे और कंडेंस करके सेंट्रोमियर बना दिया। क्लियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कर दिया। अच्छा, गौर फरमाइएगा, इसी सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द एक प्रोटीन की कोट चढ़ती है, एक प्रोटीन की लेयर चढ़ती है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये जो प्रोटीन की लेयर है, क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं। CENPA कैटेगरी की प्रोटीन है जो काइनेटोकोर को क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द ही चढ़वाती है। ये भी एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्कस हुआ। देन इसके बाद क्या होगा, प्रोफेस में ये जो सेंट्रियोल है जो रेप्लिकेट हो चुके हैं सेंट्रोसोम में, इसका एक हिस्सा एक पोल की तरफ जाएगा, एक हिस्सा एक पोल की तरफ जाएगा। इस स्टेज पे सेल को कहते हैं बाइपोलैरिटी, मतलब दो सिरे बन चुके हैं, सेंट्रियोल दो सिरों में जा चुके हैं। ये काम होगा प्रोफेस में। अच्छा, जब सेंट्रियोल दो सिरों में आ जाएंगे तो इनसे धागे बनेंगे जिन्हें स्पिंडल फाइबर कहेंगे, और ये धागे शुरू में बनेंगे, और सबसे पहला जो धागे बनेंगे जिन्हें एस्टर स्पिंडल कहेंगे, इनकी डायरेक्शन पीछे की जानिब होगी सेल के, मतलब सेल मेम्ब्रेन की जानिब होगी। ठीक है, हायर स्टडीज में ये भी आता है कि जो सेंट्रियोल वाला पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट कहलाता है, और ये जो स्पिंडल के धागों का पार्ट है ये पॉजिटिव एंड कहलाता है। ये काम होगा इन द लास्ट ऑफ प्रोफेस। क्या होगा कि बी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 प्रोटीन की मदद से ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये खत्म हो जाएगी। तो ये सारे काम, ये तमाम काम हमारे पास प्रोफेस में होंगे। एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए प्रोफेस को, क्योंकि बड़ी ऐसी बातें हुई जिसका टेक्निकल आंसर हमने देना था, ऐसा है तो ऐसा क्यों। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल में बिखरी हुई हालत में थे, कंडेंसिन नाम का प्रोटीन आया, उसने इन्हें कंडेंस किया, इस हालत में ले आया। कोहेसिन ने इन्हें एक जगह से और कंडेंस किया और सेंट्रोमेयर बना दिया। सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द काइनेटोकोर की प्रोटीन चढ़ गई, क्यों, क्योंकि CENPA ने चढ़वाई। देन सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए, इस टाइम सेल हो गया बाइपोलर। देन सेंट्रियोल में कुछ धागे बने जिन्हें स्पिंडल कहेंगे हम, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, ये धागे बने हैं स्पिंडल, और इनकी डायरेक्शन पीछे की जानिब है, और सबसे पहले ये कहलाते हैं एस्टर स्पिंडल। इन द लास्ट ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये खत्म होगी। वो कैसे, बी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन की मदद से ये न्यूक्लियर इन्वेलप टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रियोल से स्पिंडल धागे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा गौर फरमाइएगा, इसी के साथ प्रोफेज अपनी एंड पे जा रही है और अगली फेज स्टार्ट हो रही है मेटाफेज। गौर फरमाइएगा होगा क्या बेटे, जब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम को जो बन चुका है प्रोफेज की हालत में, तो हमें क्या पता चलता है कि ये क्रोमोसोम है, ये काइनेटोकोर है। अब गौर से सुनिएगा, इस काइनेटोकोर पे एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कोरोना फाइबर कहते हैं जी। कोरोना जैसे आजकल एक वबा फैली हुई है, ये कोरोना फाइबर है जो आपके काइनेटोकोर के साथ जुड़ा है क्रोमोसोम के। ठीक है, अच्छा गौर से सुनते जाइए। इसके साथ हमारे पास 3 प्रोटीन्स होती हैं, डायनिन, CENPE और NDC80 प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि स्पिंडल फाइबर जो बन रहे होते हैं सेंट्रियोल से, उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो काइनेटोकोर की तरफ आते हैं, इन्हें कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स या काइनेटोकोर स्पिंडल। ये आए हमारे पास किसकी तरफ जी, काइनेटोकोर की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये पीछे की तरफ गए हैं, इन्हें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल कहा, और
ये आए हैं कैनेटोकोर की तरफ, इन्हें कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा बेटे। और इन कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्रोमोसोम के कैनेटोकोर पे जोड़ने की जिम्मेदारी है इन तीनों प्रोटीन्स की, जो कि किस फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना फाइबर के साथ। और ये तीनों प्रोटीन्स कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स को एट द पॉइंट ऑफ कैनेटोकोर के साथ अटैच करते हैं, मतलब क्रोमोसोम के साथ जुड़वाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये इसका नेगेटिव एंड चल रहा है और ये इसका पॉजिटिव एंड चल रहा है। ट्यूबुलिन प्रोटीन इधर ऐड होती जाती हैं और ये धागा बढ़ते 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 क्रोमोसोम की तरफ अटैच हो जाता है। एक बात और, इस धागे में सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती, 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन और 3% इसमें आरएनए होता है। सवाल यह कि इसमें कौन सा आरएनए होता है? इसमें मैसेंजर आरएनए ही होता है, लेकिन उसे नॉन कोडिंग आरएनए कहते हैं, क्योंकि इस आरएनए का कोई प्रोटीन फॉर्मेशन में काम नहीं होता। ये नॉन कोडिंग आरएनए ये सिर्फ स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ के इस धागे को बड़ा करवाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो धागा बन रहा है हमारे पास कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ साथ आरएनए भी मौजूद है। और ये पॉजिटिव एंड की तरफ, मतलब क्रोमोसोम की तरफ अपने ऐड हो ही जा रहे हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, और कैनेटोकोर के साथ एक वक्त आता है अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रोफेज एंडिंग की तरफ जा रही है और मेटाफेज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसी के साथ कुछ धागे ऐसे होते हैं जो कैनेटोकोर पे अटैच नहीं होते, वो मोटर प्रोटीन्स की मदद से आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। ऐसे ये इन दोनों के दरमियान ये मोटर प्रोटीन्स हैं जो कैनेटोकोर के साथ नहीं जुड़ सके, वो आपस में जुड़ जाते हैं मोटर प्रोटीन्स की मदद से। इन्हें हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का। क्या नाम देते हैं जी? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद क्या होता है जी? मेटाफेज अब अपनी इख्तिताम की तरफ जाएगी। देखें, हमारे पास इसी कैनेटोकोर पर मोटर प्रोटीन्स मिलती हैं, कैनेटोकोर पर भी मोटर प्रोटीन्स मिलती हैं जो क्रोमोसोम को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देती हैं। इस बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की मदद से क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, और ये जिस लाइन में अरेंज होते हैं इस लाइन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, और ये मेटाफेज की एंड है। ठीक है, क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, किस तरह? विद द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन्स, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की मदद से। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास एनाफेज स्टार्ट होता है। देखिए, एनाफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना, इन्हें सेपरेट होना है। अब इन्हें सेपरेट कैसे होना है? देखिए, सबसे पहली बात, दो बातें। एक बात आप पहले पढ़ चुके हो कि क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड हैं, जुड़े हुए हैं एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर बिकॉज ऑफ कोहेसन। तो अगर इन्हें अलग होना तो सबसे पहले कोहेसिन का कोई ना कोई हल करना पड़ेगा, कोहेसिन का कोई ना कोई थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, कंडेंसिन वगैरह का थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, जिन्होंने इसे कंडेंस किया हुआ है। अब एक एंजाइम पैदा होता है यहां पे सेपरेज। सेपरेज एंजाइम क्या करता है कि कंडेंसिन और कोहेसिन का जो थोड़ा सा असर है वो कम करवाता है, इन्हें खत्म करवाता है, और क्रोमोसोम का ये जो जोड़ पैदा हुआ है आपस में, ये जो जोड़ पैदा हुआ है इसे खत्म करता है। ये जो कंडेंसिन की वजह से जोड़ पैदा हो गया बीच में, इसे खत्म करता है थोड़ा सा। ठीक है, कंडेंसिन दो क्रोमेटिड्स को आपस में, ये जो जोड़ पैदा हुआ है ना इन दोनों के दरमियान, ये कंडेंसिन के इस असर को खत्म करता है सेपरेज। अच्छा, अब क्रोमोसोम के ये जो दो धागे जुड़े हुए आपस में, ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए, मतलब ये इस हालत में आ गए, इस हालत में आ गए। ठीक है, इनका सिर्फ जोड़ खत्म हुआ है आपस में, सेंट्रोमियर अभी भी मौजूद है। अच्छा, जोड़ खत्म होने के बाद गौर फरमाइएगा, जो कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मतलब वो धागे जो कैनेटोकोर पे अटैच हैं, देखा ये गया है कि काइनेज प्रोटीन है, डी पॉलीमरेज, काइनेज डी पॉलीमरेज। अब ये 13 और 3 की एक फैमिली है काइनेज डी पॉलीमरेज की। ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो धागे हैं जो क्रोमोसोम से जुड़े हैं, इन धागों में से ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को निकालना शुरू हो जाता है। जैसे इनमें से ट्यूबुलिन प्रोटीन निकलना शुरू हो जाए तो धागा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये धागे छोटा होना शुरू हो जाएंगे। जब ये छोटे होना शुरू हो जाएंगे तो ये क्रोमोसोम को ले जाएंगे ऑपोजिट पोल की तरफ, तो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। क्लियर? काइनेसिन डी पॉलीमरेज 3 और 313 की कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे। ठीक है,
काइनेसिन डी पॉलीमरेज प्रोटीन की मदद से ये जो धागे हैं काइनेटोकोर वाले, इनके ट्यूबुलिन प्रोटीन निकलना शुरू हो जाते हैं और निकलते निकलते धागे छोटे होते जाते हैं और चूंकि ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, ये क्रोमोसोम भी इनके साथ साथ पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान देखने में आया है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन इन पोलर वालों में ऐड होना शुरू हो जाते हैं और ये पोलर वाले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बढ़ते हैं तो इससे पावर पैदा होती है, एक सेल में ये क्वालिटी पैदा होती है कि काइनेटोकोर वाले पीछे जा सके और फिर भी ये अपरेटस सेट रह सके, स्टेबल रह सके, जिसे माइटोटिक अपरेटस का भी आप नाम देंगे। ठीक है, ये अपरेटस पूरा सेट रह सके। तो ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बढ़ेंगे, इनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये ग्रोथ करेंगे ताकि जब ये काइनेटोकोर पीछे जा रहे हो तो ये पूरे अपरेटस को पावर में रखें, सेट रखें। इसी तरह सिर्फ काइनेटोकोर वाले पीछे चले जाएं। क्लियर। इसके बाद टीलोफेज में क्या होगा जी, क्रोमोसोम अलग चले गए हैं तो न्यूक्लियस की इन्वेलप जो कि बिखर चुकी थी प्रोफेज में, वो दोबारा डिवेलप हो जाएगी। इस तरह से दो न्यूक्लियस क्रिएट हो जाएंगे हमारे पास एट द स्टेज ऑफ टीलोफेज और दोबारा से एक बिखरी हुई हालत में चला जाएगा क्रोमोसोम ताकि वो अपने काम कर सके वहाँ पे। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस बन गए हमारे पास इन द केस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है साइटोकाइनेसिस, वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा। टेक्निकल कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, काइंडली वीडियो को देखिएगा और जो पॉइंट्स बेहतर लगे उन्हें नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें।